लेजेंड्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है सोशल साइंस चैप्टर रिव्यू के पहले एपिसोड में। आज का एपिसोड में हम क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। उसके पहले पार्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे आज, ओके। और जो हमारा चैप्टर है ना, उसको मैं अपन इंडियन हिस्ट्री के साथ कंपेयर करके समझाऊंगा ताकि आप लोग उसे अच्छी तरह से समझ सके और अच्छी तरह से एग्जाम में लिख सके, ओके। चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर हमें एक डिस्क्रिप्शन मिला कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या चीज है। उसमें बताया जाता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक आंदोलन, एक रिवॉल्यूशन था जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर मोनार्कियल रूल यानी कि राजा का राज खत्म हो गया और एक नई टाइप का गवर्नमेंट का राइज हुआ। जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर पहले राजा का रूल था और अब डेमोक्रेसी है ना, कुछ उसी की तरह, ओके। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हमें कुछ आइडियाज के बारे में पता चला, जैसे कि द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। ये तो था इसका डिस्क्रिप्शन। और कहा जाता है कि 14 जुलाई 1789 के दिन पेरिस के अंदर बहुत ही तहलका मच गया था। सब लोग गुस्से में थे और दुखी भी थे क्योंकि उनको अफवाह सुनने की मिली थी, रूमर सुनने को मिला था कि जो किंग था ना, उसने अपने ट्रूप्स यानी कि सैनिकों को ऑर्डर दे दिया कि जाओ पेरिस में सब लोगों को मार दो और आग लगा दो। सब लोग एकदम गुस्सा हो गए थे। लगभग 7000 वुमेन्स और मेंस को अपनी टीम बनाती जिसका नाम था द पीपल्स मिलिटिया, जो कि एक मिलिट्री टाइप थी, ठीक है। उन लोगों ने सोचा कि चलो ऑफिशियल बिल्डिंग्स को तोड़ दिया जाए। ऐसे इन लोगों ने किया और बेस्टाइल नाम की फोर्ट्रेस प्रिजन को भी इन लोगों ने तोड़ दिया था। उन लोगों ने वहां के कमांडर को भी मार दिया था और 7 प्रिजनर्स को आजाद भी करा देता। पर फिर भी उनके अंदर बहुत गुस्सा था। क्यों? क्योंकि बेस्टाइल को वो लोग समझते थे कि जो किंग था ना, उसकी अनकंट्रोल्ड पावर का वो एक सिंबल था, तो उसे तोड़ना जरूरी था। पर यही एंड नहीं था। उस दिन से लगभग पेरिस और हर एक एरिया से आतंक होने लगे, सारी जगह पर हमले होने लग गए थे। हमले ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग तो प्राइसेस ऑफ ब्रेड के लिए बहुत ज्यादा रिवॉल्ट करने लगे थे कि इनकी प्राइसेस को लो किया जाए। और इन्हीं तरह के कुछ इवेंट्स की चेन को कहा जाता है दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एंड इन्हीं की वजह से जो किंग था ना, उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया यानी कि मार दिया गया था। ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट होता पार्ट नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट इट। 1774 इस दिन किंग लुइस 16 नाम का एक इंसान था जो कि बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। बर्बन बिस्किट याद है ना, उसी से वो बिलोंग करता होगा शायद। उसको किंग बना दिया गया फ्रांस का। पता नहीं कोई अलग नाम मिला कि नहीं मिला इन लोगों को, बस 16 लगा दे लुइस के पीछे, गजब। वो जब 20 ईयर्स ओल्ड हुआ था ना, तब उसको ऑस्ट्रियन प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटोइनेटी, उससे उसकी शादी करा दी गई थी। जब वो राजा बना था वो बहुत शॉक्ड हो गया था ये देखकर कि जिसका खजाना था वो एकदम खाली हो चुका था। क्यों? क्योंकि फ्रांस के अंदर बहुत सारी वॉर्स हुई थी, इस वजह से पैसे कम हो गए थे। ऊपर से उनको कोर्ट भी संभालना था, पर्सिल्स का पैलेस था ना, वो पैलेस। और इतना ही नहीं बल्कि राजा था ना, उसने तो मतलब कि 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका को भी आजादी दिला दी ब्रिटेन से। पैसे वैसे थे नहीं और ऊपर से आजादी दिलाने गए, गजब का इंसान था ये। और उसकी वजह से लगभग 1 बिलियन लिवर्स जो कि उनकी करेंसी थी उसका को घाटा हो गया था, जो कि अब 2 बिलियन हो चुकी थी। पता नहीं कैसा इंसान था वो। इन सब की वजह से जो स्टेट के लोग थे जो उनको पैसे दिया करते थे, अब वो उनसे इंटरेस्ट भी लगाने लग गए, 10% इंटरेस्ट। राजा एकदम पागल हो गया था, सोच रहा था अब क्या करूं मैं। तो उसने यही कर दिया कि लो चलो टैक्स बढ़ाया जाए इन लोगों से। बेचारे जनता से टैक्स ही वसूल लाते हैं राजा लोगों को, और कुछ तो आता नहीं है। अब जरा सा मेरे को आपको फ्रांस की सोसाइटी के बारे में बता देना चाहिए, ठीक है। फ्रांस की सोसाइटी कुछ सिस्टम्स में डिवाइडेड थी, 3 सिस्टम्स में, ओके। और उन्हें कहा जाता है दी फ्यूडल सिस्टम। ओल्ड रेजिम के टाइम जो कि 1789 से पहले का टाइम था, तो फ्रांस 3 डिवाइडेड था, ठीक है, 3 सिस्टम से। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग यानी कि चर्च वाले, सेकंड स्टेट में नोबल मैंस जो कि नोबिलिटी थी, और थर्ड स्टेट सबसे बड़ा था। उसमें बहुत सारे लोग थे, मर्चेंट्स थे, लैंडलेस लेबर्स थे, आर्टिसंस थे और पीजेंट्स थे, बहुत सारे लोग थे। और जो अपने लास्ट वाले थे ना, थर्ड स्टेट, उन लोगों को बेचारों को टैक्स भरना था। स्टार्टिंग वाले 2 तो मजे करते थे और ऊपर से उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस भी मिली थी। क्यों? वो आप जान जाओगे। वो बेचारे पीजेंट्स एक तो टैक्स भरते थे राजा को, ऊपर से जो नोबल लोग थे ना, उन लोगों के लिए उन्हें काम भी करना पड़ता, घर का, फील्ड का, वगैरह वगैरह। और जो क्लर्जी लोग थे वो लोग उनसे बहुत तरह के टैक्सेस वसूला करते थे, जो कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आई थिंक सो, गारंटी नहीं लूंगा। एक टैक्स का नाम था टिथ। उसके हिसाब से ये था कि 1/10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था ना, वो उन लोगों को देना पड़ेगा। दूसरा था टेल, उसके हिसाब से इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट टैक्सेस सीधे उनको पहुंचे जाएंगे। और लास्ट था इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनके हिसाब से जो भी डेली लाइफ के कंजप्शन हैं जैसे कि सॉल्ट और टोबैको, इनके भी टैक्सेस भरने पड़ेंगे। बेचारे प्रेजेंट करे क्या, मर जाए बेचारे। ये तो था फ्रांस का सोशल स्ट्रक्चर। अब बताते हैं पॉपुलेशन के बारे में और वगैरह वगैरह, ठीक है।
लगभग 90% पीजेंट्स थे और उनमें से बहुत कम लोगों के पास वो लैंड था जहां पर वो काम किया करते थे। 60% नोबल्स, क्लर्जीज और कुछ अमीर थर्ड स्टेट के लोगों के पास एक जमीन हुआ करती थी जहां पर वो लोग रहा करते थे और काम करते थे। ठीक है, ये तो चलो कुछ बात नहीं। अब शुरू होता है सबसे खतरनाक चीज, जिसका नाम है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सॉरी अगर गलत बोल रहा हूं तो, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होता है ना, जैसे कि खाना पीना, काम धंधा, वो सब मतलब कि बहुत खतरे में पड़ गया था बेचारों के अंदर। और वो चीज लगभग हर साल होती रहती थी फ्रांस के अंदर ओल्ड रेजीम के टाइम, यानी कि 1789 से पहले। ओके, अब आप लोग पूछोगे कि भाई ये इसको थोड़ा ढंग से समझाओ ना, तो जरूर समझाएंगे यार, इसी के लिए तो बैठे हम। मतलब कि ना जब 1715 था ना, तब फ्रांस की पॉपुलेशन बस 23 मिलियन हुआ करती थी, लेकिन डायरेक्टली 1789 के अंदर वो बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी। आपको ये बात तो पता ही होगी, ज्यादा पॉपुलेशन है कि ज्यादा खाने की जरूरत और ज्यादा काम भी। पर मेन बात क्या हो गई, वहां पर फसल पूरी वेस्ट हो जाती थी। लगभग कोई ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाता, या फिर बर्फबारी, सब कुछ एकदम बर्बाद सा हो गया था। और जब कम फसल होगी तो प्राइसेस भी बढ़ जाएगी ब्रेड की। और उसी के बाद में जो काम की बात थी, तो पर जो वर्कर्स थे और जो उनके बॉस थे वो कम पैसे देते थे। पूरा दिमाग खराब करके रखते थे फ्रांस वालों का। ये सब था अपना सब्सिस्टेंस क्राइसिस। आप समझ गए तो लाइक कर देना अपने कमेंट सेक्शन में, नॉट रियल लाइक, मुझे नहीं चाहिए लाइक, ओके ना। पहले के टाइम में जब मतलब कि ना पीजेंट्स और वर्कर्स हुआ करते थे ना, वही रिवॉल्ट किया करते थे अपने खाने के लिए और काम के लिए। लेकिन उसके बाद में थर्ड स्टेट के कुछ लोग सामने आए, उन्होंने अपने कदम बढ़े आगे रिवॉल्ट के लिए। ओके, 18th सेंचुरी के अंदर एक और सोशल ग्रुप आया था जिसका नाम था द मिडिल क्लास। वो लोग मतलब कि कमाने के लिए बस ये करते थे, वो ट्रेड करते थे और कुछ मैन्युफैक्चर किया करते थे, बस यही काम था उन लोगों का। तो अपना जो थर्ड स्टेट हुआ करता था ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पीजेंट्स, मर्चेंट्स ये नहीं थे, बल्कि बड़े ऑफिसर्स भी थे, जैसे कि लॉयर्स होते थे ना, वैसे ही। और जो लोग वो ज्यादातर पढ़े लिखे भी हुआ करते थे, और बस वो यही माना करते थे कि भाई जो भी ये बर्थ प्रिविलेज है ना, इनको बंद कर दो, हमें अपने कर्म से काम बढ़ाना, ना कि बर्थ से। मस्त डायलॉग था वैसे इनका। अब मैं आप लोगों को कुछ फिलोसोफर्स के बारे में बताऊंगा, उनकी बुक के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन में जरूर आ सकता है। इसकी गारंटी तो मैं ले सकता हूँ, यूनिट टेस्ट में जरूर आएगा। ओके, नहीं आए तो मार मत देना मुझे, ठीक है ना। पहले का नाम है जॉन लॉक, और उसने मतलब कि उसकी बुक का नाम था द टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। उसके अंदर उसने कहा है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन ना, जिसके अंदर बर्थ के हिसाब से उसको प्रिविलेजेस मिलते, वो उसको रिफ्यूज करता है, और जो मोनार्क है ना, उसके रूल्स को भी वो रिफ्यूज करता है। मस्त था। नेक्स्ट था, उसका नाम था जीन जैकस रोजे। उसकी बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो चाहता था कि जो इंसान है और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, जैसे कि अभी होता है अपने टाइम में, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट का नाम था मॉन्टेस्क्यू। इसकी बुक बहुत ही मस्त थी। इसकी बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉ। और ये बात आप जरूर मानोगे कि इसकी बुक बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि जो गवर्नमेंट होती है ना, उसकी पावर्स डिवाइडेड होनी चाहिए, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, जो कि अभी प्रेजेंट में भी होता है। ये बहुत अच्छी बातें थी, सच में मेरे को बहुत अच्छी लगी इनकी बातें। इन फिलोसोफर्स की बातें कॉफी सैलून में बातें की जाती थी, ताकि लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते थे ना, वो लोग भी इन बातें सुन लिया करते थे। और बहुत मतलब कि ना सबके अंदर जागरूकता जाग गई थी। और इन्हीं जगह पर मतलब कि आम लोगों को सुनाई दिया था कि भाई यहाँ पर जो किंग है ना, वो टैक्सेस बढ़ाएगा, और इसी के हिसाब से वो बहुत गुस्सा बढ़ गए थे। और अब अगली स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना काफी। सो गुड बाय लेजेंड्स, आज का बहुत हो गया।